तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल और उसके साथ साथ स्टार्टर बताने वाला हूं। तो अगर इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक बताएंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, AKT फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए वो हम बता देते हैं। उसके बाद चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने इस लेक्चर में हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में बिलो बेस स्पीड, एबव बेस स्पीड कवर करेंगे। उसके साथ साथ आप सभी को बताएंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल के जितने भी मेथड हैं उन सभी मेथड को डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने टाइप्स हैं। बाई यूज ऑफ फील्ड डाइवर्टर, बाई यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर, बाई टैप्ड फील्ड कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी लड़के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी वार्ड-लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, इसको बताएंगे। उसके बाद इन चीज़ों को कवर करने के बाद अपनी इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में कवर करेंगे स्टार्टर। स्टार्टर में क्या क्या, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो इतने टॉपिक को अपने इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। बाकी इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे डीसी मोटर का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 से 4 लेक्चर ले चुके हैं अभी तक हम, और लगभग 5 या 6 लेक्चर लेने वाले थे। तो ये हमारा इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे। इसके बाद आप सभी को वही बच रहा है टेस्टिंग में स्विनबर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट और आप सभी का वो डायरेक्ट फील्ड टेस्ट। तो उन 3 टॉपिक को अपने आने वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिलहाल अभी ये जो सारे टॉपिक हैं जो भी जस्ट अभी बताए हैं, इन टॉपिक को चलिए कवर करते हैं अपने नोट्स के माध्यम से। तो बस आप लोग हमारे बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उन पे फोकस कीजिएगा, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए एकदम। तो हो सकता है कि एक बार वीडियो देखने पर ना चीज़ें समझ में आए, तो वीडियो को आप लोग रिपीट देख लिया करिए, 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीज़ें अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक, तो चलिए आप सबके सामने है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। देखिए डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और करना चाहेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, सीन कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ और आप सबके लिए जैसे भी मेहनत कर रहा हूँ इसी प्रकार कंटिन्यू निरंतर हर आप सभी के यूनिट पर, हर सब्जेक्ट की यूनिट पर मेहनत करता रहूँ आप सभी के एग्जाम आने तक। ठीक, तो चलिए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो पहले इसमें छोटे छोटे टर्म को हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि इसमें आता है बेस स्पीड। तो बेस स्पीड कहते किसको हैं, आप सभी देखते होंगे बहुत जगह बेस स्पीड लिखा होता है, लेकिन बेस स्पीड का मतलब होता क्या है। तो देखिए, दैट्स स्पीड विच इज मेंशन्ड ऑन द नेम प्लेट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड बेस स्पीड। तो देखिए, बेस स्पीड उस स्पीड को कहते हैं, कोई भी मशीन हो उसके नेम प्लेट पे जो स्पीड मेंशन रहता है उसी को हम बेस स्पीड कहते हैं। या फिर दूसरे भाषा में अगर हम समझें इस चीज़ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेस स्पीड को, इफ़ द मशीन इज सप्लाइड गिवन रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड लोड देन करेस्पॉन्डिंग स्पीड इज कॉल्ड बेस स्पीड और रेटेड स्पीड। अगर हम किसी मशीन को रेटेड वोल्टेज और रेटेड लोड पे चलाते हैं तो मशीन जिस स्पीड से घूमती है, रोटेट करती है, वो स्पीड आप सभी की बेस स्पीड कहलाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बेस स्पीड समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप सभी अगर हमारे पिछले पुराने वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पे ये स्पीड का फार्मूला V-IA/RA/KFI होता है, वहाँ पे मैंने समझाया था। ठीक है, आप सभी की उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते वक्त, तो इसको आप V-IA/RA को EB बैक में भी लिख सकते हैं, अपान KFI लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इस चीज़ को अगर ऐसे लिख रहे हैं तो अगर हम सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू घटाते हैं तो आप सभी की मोटर की स्पीड की वैल्यू घटती है। ठीक, बाकी स्पीड को सबसे ज़्यादा हम कंट्रोल करते हैं फ्लक्स से, फ्लक्स की वैल्यू घटा बढ़ा करके स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोलिंग की बात आती है ना, वो 2 मेन होता है। जैसे कि एक होता है बिलो बेस स्पीड, एबव बेस स्पीड। हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं बिलो बेस स्पीड और एबव बेस स्पीड। तो बेस स्पीड तो समझ में आ गया। अब बिलो बेस स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, एबव बेस स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हम चलिए समझा रहे हैं। ठीक, तो देखिए, बिलो बेस स्पीड को बिलो बेस स्पीड का 2 मेथड है। मतलब कि आप सभी को डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं,
मतलब उसका जो स्पीड है वो बेस स्पीड से कम कर रहे हैं। तो इसको कम करने के दो मेथड हैं, एक है बाई आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस कंट्रोल और दूसरा है बाई द आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। तो आप आर्मेचर के सीरीज में कोई एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसके स्पीड को बिलो बेस स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और आप आर्मेचर के टर्मिनल के वोल्टेज को कंट्रोल करके डीसी मोटर के बिलो बेस स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी को पता होगा टॉर्क बराबर होता है K∅Ia। टॉर्क विल रिमेन कांस्टेंट और ये जो पावर का फार्मूला होता है टॉर्क इंटू कोणीय वेलोसिटी होता है। ठीक, इतना आप लोग याद रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपका डीसी शंट मोटर है, यहाँ पर आर्मेचर लगा हुआ है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये बैक ईएमएफ। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम कैसे कंट्रोल करेंगे। स्पीड बराबर होता है आप सभी का V-Ia। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड कर दिए हैं आर्मेचर के रेजिस्टेंस में, तो इसलिए हो जाएगा RA प्लस R एक्सटर्नल अपान K∅। तो आप देखिए यहाँ पे फील्ड फ्लक्स विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो डीसी शंट मोटर है, तो मैंने पहले ही बता दिया था पिछले लेक्चर में कि डीसी शंट मोटर का जो फ्लक्स होता है वो नियर अबाउट कांस्टेंट होता है। ठीक, तो वही चीज़ है आप सबके सामने, ये डीसी शंट मोटर बना हुआ है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो नियर अबाउट कांस्टेंट होगा। अब फ्लक्स फील्ड विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बेस स्पीड से कम स्पीड प्राप्त कर रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करके। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर कंट्रोल मेथड। तो देखिए ये हम कर क्या रहे हैं, बेस स्पीड से कम स्पीड मतलब बिलो बेस स्पीड प्राप्त कर रहे हैं। तो बिलो बेस स्पीड प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है कि इसके आर्मेचर के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। अब इससे कैसे बिलो बेस स्पीड प्राप्त हो जाएगा वो हम समझा रहे हैं, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए हमें बिलो बेस स्पीड जब भी प्राप्त करना होता है डीसी शंट मोटर का, तो हम लोग करते क्या है, इसके आर्मेचर में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऐड करने से होगा क्या, आप ये समझिए। जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो इसमें आने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, समझ रहे हैं नहीं, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा था ∅SC इसके सीरीज में, अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब करंट कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, करंट कम आएगी तो फ्लक्स कम बनेगी। तो जब फ्लक्स कम बनेगी फ्रेंड्स, तो इसका तो फ्लक्स कम बनेगा आर्मेचर का, लेकिन अपने लोग जो देख रहे हैं, अगर इधर देखिए इधर कोई करंट आ रही है, अगर इधर कम करंट जाने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है इधर ज़्यादा करंट जाने लगेगी इसके फील्ड वाइंडिंग में। ठीक, जो शंट में फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है इसमें ज़्यादा करंट जाएगी। जब शंट में फील्ड वाइंडिंग में ज़्यादा करंट जाएगी तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ∅SH जो फील्ड फ्लक्स है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें ज़्यादा करंट आ रही है। ठीक, इसमें कम करंट जा रही है। तो जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है स्पीड बराबर V-Ia RA प्लस R एक्सटर्नल अपान K∅, तो ये जो ∅ है ये फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स मतलब ये इधर की फ्लक्स है। ठीक, तो आपने अभी जस्ट मैंने बताया जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण सारी करंट मतलब बहुत कम करंट इधर से आएगी। आप सभी जानते हैं करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो सारी करंट इधर से जाने लगेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर जाने लगेगी तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होने लगेगा इसके फील्ड वाइंडिंग में। तो फ्लक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले से, अगर हम फ्लक्स की वैल्यू ये फ्लक्स की वैल्यू अगर बढ़ा दें तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड आप सभी का बेलो रेटेड स्पीड प्राप्त हो गई। ठीक फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद कर लीजिए कि इस मेथड को आप लोग दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर कंट्रोल मेथड। आप इस मेथड को कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर कंट्रोल मेथड बोल सकते हैं। ठीक, अब सेकेंड मेथड देखिए। अभी तक तो आपने बिलो बेस स्पीड प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया वो समझ में आ चुका होगा। अब आप प्राप्त कर रहे हैं एबव बेस स्पीड। तो एबव बेस स्पीड प्राप्त करने के लिए आप सभी को जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है,
इसको कनेक्ट करना पड़ता है शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में, इसके शंट में। ठीक, देखिए कुछ इस प्रकार, जैसा कि डायग्राम बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं उनको नोट करते रहिए, डायग्राम को भी बनाते रहिए, साथ साथ में बातों को सुनते रहिए, या तो फिर ऐसा करिए एक बार वीडियो को देख लीजिए जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, उसके बाद सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक, तो इसको हम इसके शंट में कनेक्ट कर दिए। ये है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है बैक ईएमएफ, ये यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज। तो एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए पान के फाई एस एच होता है। अब इसमें समझिए कैसे आप सभी को एबव बेस स्पीड प्राप्त होगा। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे भी लगेगा। तो इधर से जो करंट आ रही थी, अब आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अब इधर से चली जाएगी और इसमें कम करंट आएगी। इस वाली इसके शंट फील्ड वाइंडिंग में जब कम करंट आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसके शंट फील्ड वाइंडिंग में कम करंट आ रही है, तो आप सभी का जो फ्लक्स जनरेट होगा शंट फील्ड वाइंडिंग में अब वो कम होगा। तो इसका मतलब फाई एस एच अगर कम होगा, देखिए फाई एस एच अगर कम होगा फ्रेंड्स, ये कम होगा तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, ये क्या होगा, एबव बेस स्पीड। यहाँ पे मैंने क्या किया था, बिलो बेस स्पीड प्राप्त की है। अब यहाँ पे कैसे आपका एबव बेस स्पीड आ गया, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट जा रही थी उसकी वैल्यू कम हो गई ड्यू टू ये रेजिस्टेंस ऐड करने के कारण। अब जब कम करंट आएगी तो जो जनरेट हो रही है फ्लक्स इसमें, अब उसकी वैल्यू कम होगी। जब कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी अपने रेटेड स्पीड से। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ समझ में आ चुका होगा। अब इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कह रहे थे, बिलो बेस स्पीड को क्या कह रहे थे, वेरिएबल टॉर्क वेरिएबल कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर कंट्रोल मेथड। अब इसको कहेंगे कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क कंट्रोल मेथड। ठीक फ्रेंड्स, तो इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, जो भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वही चीज़ है सेम। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, इसको फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के नाम से जाना जाता है जब हम एबव बेस स्पीड प्राप्त करते हैं। ये डायग्राम है और ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ हम बताएं वही चीज़ हम लिखे हैं कि स्पीड बराबर वी माइनस आई ए आर ए पान के फाई एस एच होता है। और फ्लक्स की वैल्यू कैसे कम होगी आप देख रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज अपान आर एस एच प्लस आर एक्सटर्नल। जब आर एक्सटर्नल जोड़ दिए तो जो आने वाली करंट है इसके शंट फील्ड वाइंडिंग में, यहाँ पे देखिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग में आने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जनरेटेड फ्लक्स है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो फ्लक्स की वैल्यू कम तो आप की स्पीड की वैल्यू ज़्यादा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। रही बात लिखने की तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबव बेस स्पीड को आप लोग फील्ड वीकनिंग कंट्रोल या फिर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट फिर वही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें टॉर्क की वैल्यू कम हो जाती है। आप सभी जानते हैं टॉर्क बराबर होता है के फाई एस एच अपान आई ए। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है तो टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए मीन्स पावर विल रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है। पावर कैसे कांस्टेंट होगा, पावर बराबर क्या होता है, टॉर्क इनटू कोणीय वेलोसिटी। अब हो क्या रहा है, कोणीय वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है और आपकी का टॉर्क कम हो रहा है। कोणीय वेलोसिटी ज़्यादा टॉर्क कम, तो कुल मल्टीप्लिकेशन होकर के पावर जो हो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस मेथड को कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क कंट्रोल मेथड बोलते हैं। ठीक, तो आगे देख सकते हैं, इट मीन्स दैट it is very clear that field flux control method to achieve speed above base speed is called constant power variable torque control method। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी एकदम अच्छे से। और आगे आप देख सकते हैं ये पावर और स्पीड के बीच का कर्व है। जब ये आप सभी का बिलो बेस स्पीड का ये है इधर यहाँ तक, और ये है आप सभी का एबव बेस स्पीड का कर्व। देखिए बिलो बेस स्पीड में क्या होता है, आपका टॉर्क कांस्टेंट होता है, तो टॉर्क मैंने कांस्टेंट कर दिया। और ये जो पावर होता है, ये पावर जो होता है ये आप सभी के स्पीड के साथ चेंज होता है। तो ये पावर चेंज हो रहा है स्पीड के साथ। ठीक, अब देखिए एबव बेस स्पीड में क्या होता है कि पावर आप सभी का कांस्टेंट होता है, पावर विल कांस्टेंट, और ये जो टॉर्क होता है ये वेरिएबल होता है स्पीड के साथ। ठीक, तो और वेरिएबल होता भी कैसे है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है लेकिन क्या हो रहा है, टॉर्क इसके साथ घट रहा है। लेकिन जब बिलो बेस स्पीड की बात होती है तो वहाँ पे स्पीड बढ़ता है उसके साथ साथ पावर भी बढ़ता है, तो इसलिए ये कर्व ऐसे गया। लेकिन जब एबव बेस स्पीड की बात होती है
तो स्पीड बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, टॉर्क घटेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर एकदम, स्पीड बढ़ रही है, टॉर्क घट रहा है, इसी वजह से पावर भी कांस्टेंट था। तो पावर कांस्टेंट, स्पीड बढ़ रहा है, टॉर्क घट रहा है। एबव बेस स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो एबव बेस स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, एबव बेस स्पीड में पावर तो कांस्टेंट है और स्पीड इधर क्या है, ये स्पीड है ना, ये जो लिखा है ये पूरा स्पीड है, स्पीड बढ़ रहा है लेकिन क्या, टॉर्क देखिए, वेरिएबल टॉर्क घट रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये कर्व भी आपको समझ में आ चुका होगा। इस कर्व को फटाक से ड्रा कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आगे देखिए। इट इज़ वेरी क्लियर दैट फिक्स फ्लक्स कंट्रोल टू अचीव स्पीड एबव बेस स्पीड इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क मेथड। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ये आपका एबव बेस स्पीड और बिलो बेस स्पीड हो चुका है। अब हम कवर करते हैं, ये दो चीज़ हो चुके हैं आपके, देखिए बिलो बेस स्पीड हो चुका और एबव बेस स्पीड हो चुका। अब हम कवर करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर में, जैसे कि बाय यूज ऑफ फील्ड डाइवर्टर, बाय यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर, बाय टैप्ड फील्ड कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, इन सभी को एक साथ कवर करते हैं। ठीक, तो पेशेंस रखिए और कॉन्सनट्रेट हो जाइए एकदम, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आप सबके सामने है स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर के स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो 6 मेथड होते हैं और 6 मेथड को हम डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग। तो देखिए, पहला मेथड है बाय यूज ऑफ फील्ड डाइवर्टर, दूसरा मेथड है बाय यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर, तीसरा मेथड है बाय टैप्ड फील्ड कंट्रोल, चौथा मेथड है सीरीज पैरेलल कंट्रोल और पांचवा मेथड है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और छठवां मेथड है वोल्टेज कंट्रोल। तो सबसे पहले फील्ड डाइवर्टर से हम डिस्कस करते हैं। तो आप सबके सामने है फील्ड डाइवर्टर और ये आप सभी का सीरीज मोटर बना हुआ है। ठीक है, और फील्ड डाइवर्टर है तो इसका जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, इसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। अब जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो होगा क्या, जो अब आइए जो पूरी करंट इसके फील्ड वाइंडिंग्स होकर के जा रही थी, अब उसका डिवीज़न हो जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगी और कुछ करंट इधर से जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो करंट इसमें से पूरी होकर के फ्लो कर रही थी, अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी पहले के अपेक्षा। मतलब ये आईए करंट अभी पूरा फ्लो कर रहा था इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग से, लेकिन अब जब हम फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा देंगे तब कुछ करंट इधर से चली आएगी, कुछ करंट इधर से चली जाएगी। तो मतलब अब इसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, जब करंट की वैल्यू फ्रेंड्स कम हो जाएगी, तो मैंने पहले ही बोला था जो करंट होता है वो जनरेटेड फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू भी कम जनरेट होगी। जब फ्लक्स की वैल्यू कम जनरेट होगा तो आप सभी का जो फार्मूला होता है स्पीड का, स्पीड बराबर होता है, स्पीड को आप ओमेगा भी लिख सकते हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, बाकी एन से भी शो कर सकते हैं, v माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी। आर ए होता है लेकिन यहाँ पे सीरीज में हम रेजिस्टेंस ऐड किए हैं तो इसलिए आर ए प्लस आर ए सी अपान के फाई ए सी होता है। तो फाई ए सी की वैल्यू कम हो गई, कैसे कम हुई वो हम समझा दिए। ठीक, और जब फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई तो आप सभी की स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फील्ड डाइवर्टर का कॉन्सेप्ट। वही चीज़ हम अपने भाषा में लिखे हैं, बाकी जो चीज़ है वो चीज़ हम बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कैसे आया। ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया वेरिएबल, तो होगा क्या, अब जो पूरी करंट इधर से जा रही थी अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि कुछ करंट इधर से आने लगेगी। जब करंट की वैल्यू कम तो फाई एस सी की वैल्यू कम, जब फ्लक्स की वैल्यू कम तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा। ठीक, कैसे ज़्यादा, इस फार्मूले के थ्रू। चलिए आगे वही चीज़ हम लिखे हैं, देख लीजिए, हो सकता आएगा समझ में तुरंत। बाई कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज फील्ड वाइंडिंग, द करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग गेट रिड्यूस्ड which reduce the flux and increase the speed above base speed। ठीक, जो चीज़ हम बताएं वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, तो हिंदी में क्या बताना यार, आप कोई बीटेक कर रहे हैं इतना तो हिंदी इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। आगे देखिए, नोट, डाइवर्टर रेजिस्टेंस नेवर शुड बी मेड नियर जीरो और शॉर्ट सर्किट बिकॉज द स्पीड विल डेंजरसली हाई। डाइवर्टर रेजिस्टेंस को हम कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर डाइवर्टर रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वैल्यू कभी हम जीरो के नियर अबाउट नहीं रखते हैं। क्यों, आप सभी जानते हैं कि सीरीज मोटर है, तो अगर रेजिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे उसके सीरीज पाथ में तो करंट ज़्यादा जाएगा। जब करंट ज़्यादा जाएगा तो फ्लक्स
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा है कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस का। तो अगर आप डाइवर्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 या फिर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो सारी करंट जो है वो डाइवर्टर रेजिस्टेंस के एक थ्रू पास कर जाएगी। तो इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग से कोई करंट नहीं पास करेगी। तो जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग से कोई करंट नहीं पास करेगी तो उसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम, या तो आप समझिए 0 हो गई। जब आप भैया 0 हो गई तो आप देखिए यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनल 1/5 होता है। तो आपने जब ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग था, आप ऐसा समझिए, ठीक। आपने यहाँ डाइवर्टर लगाया था, ठीक। ये डाइवर्टर था आर, लेकिन आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक। अब सारी करंट आई और इधर से ऐसे ऐसे फ्लो कर गई, ठीक। ऐसे फ्लो कर गई, देखिए ऐसे फ्लो कर गई। तो इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग से कोई करंट नहीं गई। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से कोई करंट नहीं गई तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था अब उसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जब फ्लक्स की वैल्यू भैया 0, देखिए फ्लक्स की वैल्यू 0 तो ऑसिक स्पीड की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। जो कि अगर वहाँ पे कोई मजदूर या फिर कोई आदमी वर्क कर रहा है उसको भी खतरा हो सकता है। बाकी आपकी मशीन भी टूट फूट सकती है, चक्का इतना तेज नाचेगा कि उड़ के पता नहीं क्या कहाँ जाएगा, एकदम आसमान में उड़ने लगेगा। समझ रहे हैं नहीं आप बात? तो ये प्रॉब्लम है। तो देखिए डाइवर्टर रेजिस्टेंस नेवर शुड बी मेड नियर 0 और शॉर्ट सर्किट बिकॉज द स्पीड विल बी डेंजरसली हाई, ठीक फ्रेंड्स। अब ये मेथड फर्स्ट खत्म हुआ और सेकेंड मेथड आप सबके सामने है, बाई यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर। देखिए सब में वही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट एक में है बाकी सब में वही कॉन्सेप्ट है, बस इधर उधर कुछ करेगा। देखिए बाई यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर करंट है, यहाँ पे मैंने सप्लाई दे रखा है, ये आप सभी का पूरा आर्मेचर है, ये लोड आर्मेचर से कनेक्ट है, और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस RA और ये बैक EMF EB, और ये फील्ड डाइवर्टर हमने लगा दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इसके क्रॉस आर्मेचर के क्रॉस, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना बाई यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर, तो आर्मेचर के क्रॉस हमने फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। आप समझिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ यहीं पर हम समझा देते हैं होगा क्या मैटर। आएगी करंट तो कुछ करंट इधर से पास कर जाएगी और कुछ करंट इधर से जाएगी, ठीक। तो पहले तो पूरी करंट आर्मेचर में जा रही थी, ठीक है। अब क्या होगा, पूरी करंट आर्मेचर से नहीं जाएगी, ठीक। करंट का डिवीजन कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा, लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि जो सप्लाई से करंट आ रही थी पहले तो आईए आ रही थी, लेकिन अब अगर इसके हम इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो करंट आ रही है आईए की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं नहीं? आप ऐसा समझिए कि कहीं भी आपके का पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस अगर ऐड होता है, ठीक है, जैसे आप एक ये रेजिस्टेंस था 2 ओम, और फिर हमने एक और रेजिस्टेंस लाया 2 ओम, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 2 और 2 कर दिया, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो पहले तो 2 था लेकिन हमने एक रेजिस्टेंस और 2 ओम का इसका पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो 1 ओम आ गया। तो आप समझ क्या रहे हैं, तो 2 ओम के कारण अगर 1 एम्पियर करंट आ रही थी, अगर हम रेजिस्टेंस 2 ओम से 1 ओम कर देंगे तो एक धारा की वैल्यू में क्या आएगा, धारा बढ़ जाएगी नहीं। 1 एम्पियर से कुछ भी बढ़ सकता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, समझ रहे हैं नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो पहले तो RA रेजिस्टेंस था लेकिन मैंने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो इधर से जो अभी तक आईए करंट आ रही थी अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आईए से ज़्यादा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब आईए करंट आ रही थी तो कुछ भी फ्लक्स जनरेट हो रहा था 5AC, लेकिन अब आईए से ज़्यादा करंट आएगी तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा जनरेट होगी। मैंने पहले ही बोला था जो फ्लक्स जनरेटेड फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ सीधा आइए, अगर मेरी बातें आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मेरा पकड़ रहे होंगे। तो स्पीड बराबर होता है V - IA RA + RSC / K5SC। तो मैंने क्या बोला, पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो आने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो 5AC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब 5AC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स तो आपकी स्पीड की वैल्यू घट जाएगी, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा ये बात। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से तुरंत यही बातें हमारी सुन लीजिए। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, व्हेन ए डाइवर्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर current divert into it due to which there is reduction in the armature current and torque. In order to maintain the torque, the motor draw more current from the supply means this increased current will pass through the series field winding which increase the flux and reduce the speed, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट है आप सभी का बाई यूज ऑफ टैप्ड फील्ड कंट्रोल।
तो टैप्ड फील्ड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझिए। तो उससे पहले इसका इस फार्मूले का यूज होगा। इसमें फ्लक्स बराबर होता है एमएमएफ अपॉन रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस को हम लोग एस से शो करते हैं और एमएमएफ बराबर होता है एनआई। तो रिलैक्टेंस बराबर होता है एल बटे म्यू ए। तो ये डायग्राम है सबके सामने टैप्ड फील्ड कंट्रोल्ड का, ठीक है। ये डायग्राम है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, ये आई ए करंट जा रही है, ये आपका टैप्ड फील्ड कंट्रोल है, ठीक है। इसमें हम 1 में 2 में 3 में 4 में 5 मतलब ढेर सारे टैप्ड निकले हुए हैं, किसी में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ये आप सभी का मोटर है, यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस है, बैक ईएमएफ, ठीक, ये ब्रूसेस वगैरह लगे हुए हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या फंडा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग कर क्या रहे हैं, एबव बेस स्पीड बिलो बेस स्पीड कैसे प्राप्त कर रहे हैं। फ्लक्स की वैल्यू घटा बढ़ा करके, जब हम फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आप सभी का बिलो बेस स्पीड प्राप्त होता है, और जब फ्लक्स की वैल्यू घटाते हैं तो आप सभी का एबव बेस स्पीड प्राप्त होता है, ठीक। तो हमारा कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होगा कि फ्लक्स की वैल्यू को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्न को कम ज़्यादा करके। जो फ्लक्स होता है वो एम एफ बाई रिलैक्टेंस होता है, और एम एफ क्या होता है एन आई बटे रिलैक्टेंस। अगर हम नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू घटाएंगे तो जनरेटर फ्लक्स की वैल्यू घटेगी, अगर नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जनरेटर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए समझ रहे हैं नहीं आप, कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके होंगे। अगर आप मेरी पिछले वाली बातों को ध्यान से सुनते आ रहे होंगे तो आप पकड़ लिए होंगे क्या हम बताने वाले हैं। तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया, एन आई, मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ टर्न के, मतलब नंबर ऑफ टर्न अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आप सभी की जो स्पीड है वो बिलो बेस स्पीड प्राप्त होगा, ठीक। अगर फ्लक्स की वैल्यू और नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू आप घटाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू घटेगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू घटेगी तो जो स्पीड है वो एबव बेस स्पीड प्राप्त होगा। तो समझ रहे हैं नहीं। तो आप अब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे, ये टैप्ड फील्ड कंट्रोल करके। अगर आप नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा चाहिए तो 5 पे कनेक्ट कर दीजिए, नहीं सॉरी 1 पे कनेक्ट कर दीजिए। अगर नंबर ऑफ टर्न कम चाहिए तो इधर लाइए, 5 पे कनेक्ट 4 पे कनेक्ट कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहा, ठीक। तो फील्ड वाइंडिंग कंटेन टैपिंग and by varying the taps the field as well as field can be controlled and speed can be increased, ठीक फ्रेंड्स। इससे आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड से आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड को घटा भी सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट आप सभी का बाई सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, ठीक। तो आपके पास एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज मोटर है, ठीक है, सीरीज मशीन है, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है। यहाँ पे हमने सप्लाई दे रखा है, यहाँ से आर्मेचर करंट जा रही है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये बैक ईएमएफ है, ठीक। तो इस डायग्राम को बना लीजिए और आइए यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल होता है। तो थोड़ा सा अपने भाषा में पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर कॉपी से समझाएंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एक बार वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब ढेर सारे छोटे छोटे वाइंडिंग होते हैं, मतलब छोटे छोटे नंबर ऑफ टर्न के वाइंडिंग होते हैं, उनको एक बार सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक। और देखते हैं कि जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब आप सभी का टॉर्क क्या आएगा, ठीक, और स्पीड क्या आएगी मोटर की। और फिर उसी वाइंडिंग को, जो छोटे छोटे नंबर ऑफ टर्न के वाइंडिंग थे जो सीरीज में हम कनेक्ट किए थे, अब इन्हीं को फिर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। फिर देखेंगे कि मोटर का स्पीड क्या आएगा और मोटर का टॉर्क क्या आएगा, और दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक। तो एक में क्या होता है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब एक में आता है कि आप सभी का टॉर्क कम और स्पीड ज़्यादा, और फिर जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो स्पीड ज़्यादा और टॉर्क कम, ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये भी देखिए निकल के आएगा लास्ट में रिजल्टेंट। वो मैं पहले ही बात इसका बता दिया कंक्लूजन, अब इसको हम बता रहे हैं थ्योरेटिकल विस्तार पूर्वक आप सबके सामने। ये है नोट्स, और ये देखिए मैंने क्या बोला कि ढेर सारे छोटे छोटे नंबर ऑफ टर्न रहेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न है NS/4 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 NS/4, ये नंबर ऑफ टर्न है, 4 वाइंडिंग मैंने ले रखा है, ठीक। अब पहला केस क्या होगा कि इन सभी को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इनको मैंने देखिए फर्स्ट केस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इन सभी को सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये देखिए आपका सीरीज में कनेक्ट हो गया, और ये आप सभी का मोटर है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये बैक ईएमएफ, और ये लोड लगा हुआ है, ये सप्लाई वोल्टेज है, और ये आई ए करंट जा रही है इसमें, ठीक। और मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक फ्रेंड्स। तो अब देखिए आप सभी का जो फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एमएमएफ के। एमएमएफ मतलब एनआई, मतलब फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक।
तो देखिए इन सीरीज कनेक्शन जो फ्लक्स होगा वो टोटल एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा। एमएमएफ बराबर क्या होता है, एन आई। आई तो सेम होगा सभी में क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो जो आर्मेचर करंट जा रही है वो सभी में सेम जाएगी। तो आई एस सी बराबर हो गया एन एस बाई 4 आई ए प्लस एन एस बाई 4 आई ए प्लस एन एस बाई 4 आई ए एन एस बाई 4 आई ए। ये कैसा है समझ रहे हैं नहीं, एन आई होगा। अब एन आई कितना है, 4 है ना, 1 2 3 4 ठो कनेक्ट किए हैं। तो जो फ्लक्स है वो ओवरऑल क्या होगा, अगर हम इसको जोड़ दें, मतलब आइए कॉमन ले लें और एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 सभी को अगर हम जोड़ दें तो आपका कट के क्या आ जाएगा, एन एस आ जाएगा, एन एस इंटू आई ए। मतलब जो फ्लक्स है इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ओवरऑल फाई एस सी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एन एस आई ए के। ठीक, इतना आप समझ रहे हैं नहीं, यहाँ तक अगर आप समझे होंगे तो आगे भी आप समझेंगे। तो चलिए आगे, और आगे आप सभी की स्पीड क्या होता है, ओमेगा प्रोपोर्शनल होता है v माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस सी अपान के फाई एस सी। ठीक है, तो के फाई होता है, तो फाई यहाँ पे क्या है, एन एस आई ए है, तो मैंने फाई की जगह पे एन एस आई ए रख दिया। ठीक, तो ये आपकी निकल के आई सीरीज, मतलब कि सीरीज जब हम वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप सभी की स्पीड की वैल्यू v माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर ए सी अपान के फाई क्या था, एन एस आई ए था, तो एन एस आई ए रख दीजिए। ये आपका फार्मूला निकल के आया। अब देखिए टॉर्क का, देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है, आपका टॉर्क बराबर होता है के फाई आई ए। तो के तो कांस्टेंट होता है, उसको तो हम लेंगे नहीं, फाई को कंसिडर करेंगे ओनली वन। तो मैंने फाई को कंसिडर कर लिया, एन एस आई ए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, आई ए यहाँ पे, तो टी एस सी बराबर, टी एस सी प्रोपोर्शनल हो गया आई ए स्क्वायर एन एस के। ठीक, तो ओमेगा एस देखिए, तो ये आपका टॉर्क का फार्मूला निकल के आया। कब की कंडीशन में, जब हमने वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट किया है तब आप सभी का जो ये स्पीड है ये ऊपर निकल के आया, स्पीड ये, ठीक है, ये स्पीड ऊपर निकल के आया। और ये आप सभी का टॉर्क सीरीज, जब वाइंडिंग को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है तब का ये टॉर्क है। बाकी ये देखिए ये टॉर्क का फार्मूला निकल के आया आई ए स्क्वायर एन एस, और ये स्पीड का फार्मूला निकल के आया जब सीरीज में हम कनेक्ट किए हैं छोटे छोटे वाइंडिंग। ठीक, इन दोनों को याद रखे रहिएगा। अभी हम कंपैरिजन कराएंगे पैरेलल को निकालने के बाद। अब हम क्या, हमारा टारगेट होगा पैरेलल के कंडीशन में फ्लक्स निकालना, टॉर्क निकालना और स्पीड निकालना। तो हम इन्हीं दो वाइंडिंग को दो दो करके, मतलब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, मतलब दो दो सीरीज को कनेक्ट करके और फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो जो आई ए करंट जा रही थी, तो आई ए करंट जो जा रही थी फ्रेंड्स, अब वो उसका डिवीजन होगा। ठीक, अब ये डिवाइड हो गया आई ए बाई टू में, और बाकी ये तो एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 है ही। तो अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो एन एस बाई 2 हो जाएगा, ये भी एन एस बाई 2 हो जाएगा। और फिर ये फिर दोनों के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, इसको हम हल करेंगे अलग अलग। देखिए तो सीरीज फ्लक्स क्या है, वो फ्लक्स का देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, वो चाहे पैरेलल में हो फिर चाहे सीरीज में हो, वो सब में ऐड होता है डायरेक्टली, ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो आई ए बाई टू करंट जा रही थी, तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है इसमें ये दोनों का एडिशन, फिर इन दोनों का एडिशन, सभी ऐड हो जाएंगे। तो जाने वाली करंट और नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कितनी वाइंडिंग है, 4 वाइंडिंग है, और सभी में कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 एन एस बाई 4 एन एस बाई 4। और करंट जा कितना रहा है, आई ए बाई टू, यहाँ से आई ए आ रहा है और यहाँ से डिवीजन हो जा रहा है आई ए बाई टू का। ठीक, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा, मैंने बोला कि फ्लक्स चाहे पैरेलल में हो फिर चाहे सीरीज में हो, डायरेक्ट ऐड होता है। तो आई ए बाई टू फ्लक्स होगा क्या, नंबर ऑफ टर्न इंटू मल्टीप्लिकेशन होगा जो करंट जा रही है। तो आई ए बाई टू एन एस बाई 4 प्लस आई ए बाई टू एन एस बाई 4 प्लस आई ए बाई टू एन एस बाई 4 प्लस आई ए बाई टू इंटू एन एस बाई 4। तो सभी को जब ऐड कर देंगे तो ऐड होकर के रिजल्टेंट आएगा एन एस आई ए बाई 2। यह आया फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स की वैल्यू। ठीक, किस कंडीशन में, जब हम वाइंडिंग को पैरेलल में ऐड करते हैं। अब आप देखिए आपका टारगेट क्या है, पैरेलल के कंडीशन में स्पीड और पैरेलल के कंडीशन में टॉर्क निकालना, फिर कंपैरिजन करना सीरीज में जब कनेक्ट किए थे उस वक्त के आए हुए स्पीड और आए हुए टॉर्क से। ठीक, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ओमेगा पैरेलल, मतलब कि स्पीड पैरेलल के कंडीशन में v माइनस आई ए आर एस सी और के फाई होता है, तो फाई की वैल्यू आ रहा है एन एस आई ए बाई 2, तो यहाँ पर मैंने रख दिया एन एस आई ए बाई 2।
तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो तो आ चुका, आप ये समझिए। ये कब का स्पीड आया, जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया वाइंडिंग को, तब का ये स्पीड का फार्मूला निकल गया है। ठीक, अब हम टॉर्क देख लेते हैं। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, के फाई आई ए होता है। तो फाई आपका कितना निकल के आया था, एन एस आई ए बाई 2, और बाकी आई ए और के तो रख दिए वैसे ही। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 4 निकल के आया। ठीक, तब अब आपको क्या मिल के, देखिए 4 इक्वेशन आपको मिले। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन तो ये सीरीज टॉर्क का और सीरीज स्पीड का, जब आपने वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट किया था उस वक्त ये टॉर्क का फार्मूला निकल के आया और उस वक्त ये स्पीड का फार्मूला निकल के आया। और फिर जब आपने वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया तब आपका स्पीड का फार्मूला ये निकल के आया और टॉर्क का फार्मूला ये निकल के आया। ठीक है, अब इन्हीं को हम कंपेरिजन कराएंगे। देखिए ओमेगा पैरेलल स्पीड तब की कंडीशन में जब पैरेलल है, और स्पीड तब के कंडीशन में जब सीरीज में कनेक्ट किए थे वाइंडिंग को, तब दोनों का जब निकालेंगे तो 2NS, देखिए ओमेगा पैरेलल का कितना आ रहा था 2NS IA अपान ओमेगा सीरीज कितना आ रहा था NS IA। तो कट पिट किया जाएगा 2, मतलब ओमेगा पैरेलल बराबर आ जाएगा 2 ओमेगा सीरीज। इसका मतलब क्या समझे, मतलब कि जब आप वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब स्पीड ज़्यादा आएगी, मतलब सीरीज में जब आप कनेक्ट करेंगे उस वक्त आए स्पीड का दुगना आएगा जब आप वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब हम जब अब देखिए, अब टॉर्क का हम डिवीजन करा देते हैं, मतलब टॉर्क का कंपेरिजन अगर करें तो सीरीज में आया हुआ टॉर्क अपान पैरेलल में आया हुआ टॉर्क, तो ये फार्मूला ये निकल के आया था NS IA स्क्वायर अपान के NS IA स्क्वायर बाई 2। जब एक कट पिट किया आ जाएगा सीरीज का टॉर्क दुगना आएगा पैरेलल के टॉर्क, ये पैरेलल टॉर्क इधर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कट पिट के 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा वीडियो रोक करके वीडियो को थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका निकल के आया सीरीज टॉर्क बराबर 2 पैरेलल टॉर्क। तो पैरेलल टॉर्क बराबर सीरीज टॉर्क अपान 2। इसका मतलब क्या समझें, जब आप वाइंडिंग को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपकी स्पीड दुगना आता है जब आप वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसके अपेक्षा। और टॉर्क क्या होता है, आधा आता है, मतलब पैरेलल में जब आप वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे तब जो जनरेट होगा टॉर्क उसकी वैल्यू कम आएगी जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे वाइंडिंग को उसके टॉर्क के अपेक्षा। ठीक, तो ये रिलेशन निकल गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये भी आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए पूरा दिल से मेहनत करता हूँ, तो आपकी भी फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए। लगभग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे सारी वीडियो मैंने लाए, यूनिट प्रत्येक यूनिट पे आपके मशीन पे काम कर रहा हूँ। अभी मशीन का ये ख़त्म करने के बाद ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद आप सभी के मैथमेटिक्स के स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ आप सबके लिए ऐसे ही निरंतर कंटिन्यू मेहनत करता रहूँ दिल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। बाकी देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसमें स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज इन ट्रैक्शन सिस्टम में इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, सेम टू सेम, मतलब जो चीज़ यहाँ पे बताएं इसी का यूज होता है आप सभी का ट्रैक्शन सिस्टम में। तो ये है आप सबके सामने आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये लास्ट मेथड बचा था। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में क्या है यार, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। अब देखिए जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कम आएगी, जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम आएगी तो जनरेटेड फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, जनरेटेड फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, समझ रहे हैं नहीं। अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाएंगे तो आने वाली करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा तो स्पीड की वैल्यू कम आएगी। ठीक, ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। इसका यूज हम लोग नॉर्मली स्पीड विल रिड्यूस बिलो बेस स्पीड के लिए करते हैं। ठीक है, बिलो बेस स्पीड प्राप्त करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करके। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूरा आपका ख़त्म हुआ, ये पूरा यहाँ तक। ठीक, ये पूरा यहाँ तक ख़त्म हुआ सारा। और ये लास्ट में वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल मैं बताना भूल गया, तो वोल्टेज कंट्रोल आप यहीं भी देख लीजिए। आप वो डायग्राम बना लीजिएगा किसी भी मोटर का, सीरीज मोटर का बना लीजिएगा। चलिए हाँ, यहीं पर हम ख़त्म कर देते हैं इसको। ठीक, ये पेन यहाँ चल नहीं रहा है, चलिए ठीक। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मैं करंट जा रही है IA। ठीक, यहाँ पे चलो मान लो A का रेजिस्टेंस और ये बैक EMF, ये हो गया RA और ये हो गया EB। ठीक, तो ये IA करंट जा रही है, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे सप्लाई है। तो स्पीड बराबर क्या होता है आपका, चाहे N लिखे चाहे ओमेगा लिखो, V माइनस IA RA होता है। ठीक, अपान K फाई होता है। तो यहाँ पे क्या है,
अगर हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कम कर दो। जब सप्लाई वोल्टेज वैल्यू कम कर दोगे तो स्पीड की वैल्यू कम, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा। ठीक, तो आपने क्या क्या कवर कर लिया? बाई यूज ऑफ फील्ड डाइवर्टर कवर किया आपने, बाई यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर कवर किया आपने, बाई टैप्ड फील्ड कंट्रोल कवर किया आपने, सीरीज पैरेलल कंट्रोल कवर किया आपने, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल कवर किया आपने, वोल्टेज कंट्रोल कवर किया। ठीक, अब आपका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, इसको कवर करना है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टर। ठीक, तो आप सबके सामने है वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो इसका देखिए पूरा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। ये पूरा डायग्राम आप सबके सामने है और इसमें देखिए पहले आप डायग्राम समझिए स्ट्रक्चर इसका, उसके बाद हम अपने भाषा में एक बार पूरा प्रोसेस इसका बताएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग दो सप्लाई का यूज करते हैं, एक तो एसी का यूज करते हैं और एक डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। और डीसी सप्लाई का यूज हम क्यों करते हैं? फॉर एक्साइटेशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो फील्ड वाइंडिंग लगाया हुआ है, एक जनरेटर के लिए और एक मोटर के लिए। दोनों का एक्साइटेशन का काम है, मतलब फ्लक्स को जनरेट करना। और इन दोनों के लिए मैं जो सप्लाई देता हूँ वो डीसी का सप्लाई देता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे साइड में 3 फेज इंडक्शन एसी मशीन लगाया हुआ है, इसका सप्लाई में 3 फेज के RYB मतलब 3 फेज एसी सप्लाई देता हूँ। तो देखिए कंस्ट्रक्शन इसका कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें हम लोग एक जनरेटर, एक मोटर, एक शंट फील्ड जनरेटर और शंट फील्ड मोटर का यूज करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग एक 3 फेज इंडक्शन एसी मशीन का यूज करते हैं। ठीक, तो आप समझिए कॉन्सेप्ट इसका। यहाँ पे पहले हम 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं 3 फेज इंडक्शन एसी मशीन, फिर उसको कपल्ड करते हैं डायरेक्टली जनरेटर से और जनरेटर को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकली आप सभी के मोटर से, शंट फील्ड मोटर से। ठीक, इसमें होगा क्या, जब सभी का 3 फेज इंडक्शन मोटर चलेगा, ये नाचेगा, मोटर है तो नाचेगा। 3 फेज का सप्लाई मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो इंडक्शन मोटर है तो ये नाचेगा इसका सॉफ्ट। तो इसका सॉफ्ट जब नाचेगा तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं जनरेटर से। जनरेटर क्या करता है कि जब इसका आर्मेचर रोटेट करता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये सप्लाई देगा किसको? मोटर को। तो मोटर भी अपना वर्क करेगा। ठीक, ये रहा कॉन्सेप्ट। इतना तो आपको ये फंडा समझ में आ चुका होगा। और इसका यूज क्यों करते हैं? एक्साइटेशन के लिए। अब रही बात यहाँ पे वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज हम लोग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए वार्ड लियोनार्ड मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो यूज होता है वो एबव बेस स्पीड और बिलो बेस स्पीड दोनों के लिए करते हैं। मतलब स्पीड को हम लोग घटा भी सकते हैं, स्पीड को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और सबसे रही बात इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे वार्ड लियोनार्ड मेथड का उपयोग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वाइड रेंज में स्पीड को कंट्रोल करता है। इसका जो रेंज होता है स्पीड को कंट्रोल करने का वाइड मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो एडवांटेज हैं सबसे महत्वपूर्ण वार्ड लियोनार्ड मेथड यूज करने के। ठीक, तो ये पूरा सर्किट डायग्राम तो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। देखिए जब हमें बिलो बेस स्पीड प्राप्त करना होता है, मतलब स्पीड को घटानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जनरेटर का जो एक्साइटेशन है इसमें चेंजेस करते हैं। और चेंजेस कैसे करेंगे? इसका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है इसके सीरीज में, इसके फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में, इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। जब इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब जाने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यही जनरेटेड वोल्टेज आप देख रहे हैं इसका मोटर का सप्लाई वोल्टेज है। तो सप्लाई वोल्टेज जब कम हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं जो स्पीड होता है वो स्पीड बराबर V - IA/RA/K∅, मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो अगर आप वोल्टेज की वैल्यू कम कर देंगे, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू, द मोटर के सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, तो ये रही आप सबकी बिलो बेस स्पीड मैंने प्राप्त कर लिया या वार्ड लियोनार्ड मेथड से। ठीक, अब हम प्राप्त करेंगे एबव बेस स्पीड। तो देखिए अभी तो मैंने इसका यूज किया इस वाइंडिंग का, अब हम इस वाइंडिंग का यूज करेंगे एबव बेस स्पीड प्राप्त करने के लिए। अब देखिए एबव बेस स्पीड कैसे प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके एक्साइटेशन वाइंडिंग में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो रेजिस्टेंस की जब वैल्यू बढ़ाएंगे फ्रेंड्स तो इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू कम होगी। जब जाने वाली करंट की वैल्यू कम होगी इसके फील्ड वाइंडिंग में, तो इसके फील्ड वाइंडिंग में जनरेटर फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं स्पीड बराबर होता है V - IA/RA/K∅, मतलब फ्लक्स की वैल्यू अगर कम तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा। तो यही तो हम चाहते थे, एबव बेस स्पीड मतलब स्पीड की वैल्यू ज़्यादा चाहते थे प्राप्त करना, तो आपका प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये रहा पूरा इसका कॉन्सेप्ट वार्ड लियोनार्ड मेथड का। तो रही बात कॉपी में जो लिखे हैं
तो वो देख लीजिए और चीज़ों को सेम टू सेम वैसे ही नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करके जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस वैल्यू से रेटेड वैल्यू तक ले आएंगे और मोटर की स्पीड हमको रेटेड स्पीड और बेस स्पीड प्राप्त होगा। ठीक, क्या समझाना है यार, एक बार तो अपने मन से समझा दिया है, अगर नहीं समझ में आया तो हमारी बातों के ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, वही देखिए सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कम कर दिए हैं। कैसे कम किए? एक्साइटेशन को कम करके जनरेटर के जो ये फील्ड वाइंडिंग है ये कम कर देंगे, तो यहाँ पे जो जनरेटेड जब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम आएगी, जब करंट कम आएगी तो यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज कम होगा। जनरेटेड वोल्टेज, यही जनरेटेड वोल्टेज इसका टर्मिनल वोल्टेज है, जब टर्मिनल वोल्टेज कम होगा तो आप सभी का स्पीड कम हो जाएगा इस फार्मूले से। ठीक, एन बराबर V - IARA/KFI, वोल्टेज कम तो स्पीड भी कम। ठीक, तो यहाँ पे रेशियो वाली बात है कि द स्पीड कैन बी ऑब्टेन बिलो बेस स्पीड इन रेटेड 1/10, 1/10। तो बिलो बेस स्पीड आप लोग 1/10 के टर्म में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका रेटेड स्पीड समझिए कि 100 RPM है तो इसका यूज करके आप लोग बिलो बेस स्पीड 10 RPM प्राप्त कर सकते हैं। 1/10 के अनुपात में ये रेशियो होता है। ठीक, बाई कंट्रोलिंग द जनरेटर फील्ड वाइंडिंग करेंट। अब देखिए वही चीज़ है जो हम बोले हैं, बाई कंट्रोलिंग द जनरेटर फील्ड वाइंडिंग करेंट। तो जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग के करंट को कंट्रोल करके, और करंट को कंट्रोल कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस को, जो उसमें लगा हुआ रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देंगे। ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। एंड सिंस द फील्ड वाइंडिंग सर्किट इज लो पावर सर्किट, हेंस इट इज ईजी टू वर्क ऑन जनरेटर फील्ड वाइंडिंग ETC। आगे देखिए, बाई दिस मेथड लोवेस्ट स्पीड कैन बी ऑब्टेन बाई द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इस मेथड से हम लोग लोवेस्ट स्पीड प्राप्त करते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का यूज करके। वो कैसे हुआ वो तो हम बता ही दिए हैं। देखिए आगे, दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज कॉल्ड कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर कंट्रोल मेथड। तो सिंपल सी बात है, कहीं भी जब भी हम लोग बिलो बेस स्पीड प्राप्त किए हैं, पहले ही बता दिए थे, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? बिलो बेस स्पीड के मेथड को क्या कहते हैं? कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर कंट्रोल मेथड। ठीक, ये रहा कर्व वही आएगा जो बहुत पहले स्टार्टिंग में ही, क्लास के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि एबव बिलो बेस स्पीड में ऐसे पावर वेरिएबल होता है स्पीड के साथ, उस वक्त टॉर्क आपका कांस्टेंट होता है, और फिर एबव बेस स्पीड में टॉर्क वेरिएबल होता है स्पीड के साथ, और आपका पावर आपका यहाँ पे कांस्टेंट होता है। चलिए लिख देते हैं, पावर कांस्टेंट। ठीक, तो आगे देखिए, बाई चेंजिंग द मोटर फील्ड करेंट रिड्यूसिंग द मोटर फील्ड फ्लक्स इज रिड्यूस एंड स्पीड एबव बेस स्पीड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि बाई चेंजिंग द मोटर फील्ड करंट, अगर आप मोटर के फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहे हैं उसकी वैल्यू अगर चेंज कर देंगे, चेंज कैसे करेंगे वो हम बताएं हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे यहाँ की। अब ये एबव बेस स्पीड की बात कर रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब जाने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जब फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, तो फील्ड फ्लक्स इज रिड्यूस, देखिए फ्रेंड्स, फील्ड फ्लक्स इज रिड्यूस एंड स्पीड एबव बेस स्पीड इज ऑब्टेन एंड इट इज आल्सो वेरी इजी टू वर्क विथ मोटर फील्ड वाइंडिंग बिकॉज इट इज इजी लो पावर सर्किट। तो पूरा देख लीजिए इसको। This speed above base speed can be obtained in the ratio 3:1 और 4:1। तो एबव बेस स्पीड आप लोग 3:1 और 4:1 के टर्म में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आपका रेटेड स्पीड 100 RPM है तो आप लोग एबव बेस स्पीड 300 RPM या फिर 400 RPM प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बिलो बेस स्पीड 1:10 के टर्म में था। मतलब अगर 100 RPM है बेस स्पीड तो आप उसको 10 RPM में चेंज कर सकते हैं घटा के। ठीक, किसका यूज करके? जब आप जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू कम करेंगे। समझ रहे हैं? कम कैसे करेंगे समझ रहे होंगे। चलिए आगे, दिस कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क। तो इस मेथड को आप लोग कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क मेथड बोलेंगे। किसको? जो एबव बेस स्पीड प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करके, तो ये तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करके आप लोग 10:1 के टर्न में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मतलब वही जनरेटर का जो वोल्टेज है, अगर जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू आप कम कर देंगे तो आप सभी का
मोटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, तो उसका यूज करके आप लोग मोटर की स्पीड को 10/1 के टर्न में कम कर सकते हैं। बाकी अगर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल करके 4/1 के टर्न में स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ अभी हम जस्ट बोले हैं ऊपर। ठीक, तो आगे देखिए, अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, अगर दोनों को देखिए, इफ़ बोथ इज अप्लाइड देन ओवरऑल स्पीड रेंज, तो अगर पूरा स्पीड रेंज देखा जाए, मतलब कम से लेकर के ज़्यादा तक का पूरा, तो 40/1 में आएगा। तो यही तो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि इसका जो स्पीड को कंट्रोल करने का रेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाइड होता है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, स्पीड रेंज कैन स्टिल बी इंक्रीज टू 2/1 बाई द यूज ऑफ एम्प्लीडाइन बाई क्लोज लूप कंट्रोल मेथड। तो ये तो रहा वाल-लियोनार्ड मेथड से आप लोग 40/1 के टर्म में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसका वाइड रेंज होता है। लेकिन आप और ज़्यादा अगर वाइड रेंज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग एम्प्लीडाइन बाई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू आप 2/1 के टर्न में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका रेंज वाइड, मतलब ज़्यादा रेंज होता है। ठीक, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी का वाल-लियोनार्ड मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट। और थोड़ा सा कम करते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा हमको लग रहा है। ठीक है, और रही बात एडवांटेज की, थोड़ी सी बात करने की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है एडवांटेज ऑफ वाल-लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो वाल-लियोनार्ड मेथड का जो एडवांटेज होता है, इट्स सिंप्लिसिटी, ये सिंपल होता है। वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, जो इसका स्पीड कंट्रोल करने का मेथड है वाइड रेंज होता है, मतलब बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक स्पीड हम प्राप्त कंट्रोल कर सकते हैं। और स्मूथ स्पीड कंट्रोल, जो इसका स्पीड कंट्रोल करने का मेथड है वो काफ़ी स्मूथ होता है। और इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रोलिंग मिल में, कॉलेरी वाइंडर में। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन इज गुड, इसका स्पीड रेगुलेशन गुड मतलब अच्छा होता है। स्पीड कंट्रोल इज कैरिड आउट इन थ्रू फील्ड सर्किट ऑफ जनरेटर और मोटर फील्ड सर्किट। ठीक, तो ये रहा पूरा आपसी को वाल-लियोनार्ड मेथड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टर। तो देखें आपका समय भी काफ़ी हो चुका है, 51 मिनट। तो कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट में आप सभी का पूरा स्टार्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा जो आप सभी के फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम में हैं और 195 के स्टूडेंट हैं, पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो आप हमारे पूरे वीडियो को फॉलो करके सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर नहीं चीज़ें समझ में आ रही तो हमारे वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी का स्टार्टर। तो स्टार्टर में आप सभी का पहले तो स्टार्टर बताएंगे होता क्या है, इसके बाद 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर बता देंगे। बाकी देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर एक ही है, बस हम लोग एक डिसएडवांटेज होता है 3 पॉइंट स्टार्टर में, उसी डिसएडवांटेज को हम लोग दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। अभी क्या डिसएडवांटेज होता है 3 पॉइंट स्टार्टर में वो हम बताएंगे, और 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करके उस डिसएडवांटेज को कैसे दूर करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक, तो पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्टर, फिर 2 पॉइंट स्टार्टर, फिर 3 पॉइंट स्टार्टर, फिर 4 पॉइंट स्टार्टर को थोड़ा सा बता देंगे। मतलब क्या है, सेम है, बस हम लोग क्या करते हैं एक पॉइंट इसमें और बढ़ जाता है। और पॉइंट बढ़ता क्यों है, इसका जो एक डिसएडवांटेज ये आता है कि लास्ट में इसका फ्लक्स वैल्यू कम हो जाता है, तो मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, तो जो होल्डिंग कॉइल को पकड़े हुए रहता है उसको छोड़ देता है। तो उसी जो फ्लक्स कम हो रहा है उसी फ्लक्स को एक पॉइंट और बढ़ा करके एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं उसके एक पॉइंट में, तो उस जनरेटर फ्लक्स वैल्यू कम नहीं होती है। और वो जो हमारा ये NVC कॉइल होती है वो आपके आयरन बार को पकड़े रहती है। तो ये बस थोड़ा सा डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। बाकी ये 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज कहाँ किया जाता है, किस मोटर में किया जाता है, 3 पॉइंट के स्टार्टर का यूज कहाँ किस मोटर में किया जाता है, क्यों किया जाता है, सारे चीज़ों को अभी क्लियर करेंगे आने वाले 10 से 12 मिनट में। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस साथ रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ और आप सबके लिए निरंतर ऐसे ही एकदम मेहनत करता रहूँ। तो चलिए स्टार्टर। The basic starter is a resistance connected in series with the armature winding which is used to limit the starting current. Basically, starter is used to limit the value of starting current. It did not start to motor as its name. ठीक है, तो स्टार्टर क्या होता है, यह मोटर के स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का काम करता है। ठीक है, और लिमिट कैसे करता है, मोटर के
सीरीज वाइंडिंग में, आर्मेचर के सीरीज वाइंडिंग में हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो इससे होगा क्या, जो स्टार्टिंग में जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका मोटर जलता नहीं है। अगर हम लोग स्टार्टर का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मोटर को चला देंगे सप्लाई से कनेक्ट करके, तो आपके मोटर को जलने का डर रहता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ करंट के कारण। ठीक है, अब देखिए स्टार्टर का जैसा नाम है स्टार्टर, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टर नाम है तो मोटर को स्टार्ट करता है, स्टार्ट नहीं करता है, ये स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का काम करता है बस। ठीक, तो स्टार्टर का ये कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्टार्टर का। तो स्टार्टर जो होता है वो नॉर्मली 3 टाइप का होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसको आप लोग फेज प्लेट स्टार्टर भी बोल सकते हैं। इसका यूज डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, और 3 पॉइंट स्टार्टर को जो होता है आप सभी के शंट मोटर या फिर कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। कंपाउंड मोटर में फिर वो चाहे आपका कम्युलेटिव कंपाउंड हो, फिर आपका वो चाहे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो। और 4 पॉइंट स्टार्टर का भी यूज हम लोग शंट में और या फिर कंपाउंड में करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक 3 पॉइंट स्टार्टर में एक डिसएडवांटेज आता है, उसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे, फेज प्लेट स्टार्टर या फिर 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। ठीक, और 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर या फिर कंपाउंड मोटर में करते हैं स्टार्ट करने के लिए। ठीक, 3 पॉइंट स्टार्टर इज प्रेफर्ड फॉर शंट मोटर स्टार्टर। तो जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो नॉर्मली प्रेफर्ड किया जाता है, मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाता है शंट मोटर के लिए। बाकी 4 पॉइंट स्टार्टर का कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पे प्रेफरेंस की बात है। इसे होता नहीं कि यूज़ तो दोनों के लिए हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज होता है तो वो शंट के लिए होता है 3 पॉइंट स्टार्टर। और 4 पॉइंट स्टार्टर देखिए, 4 पॉइंट स्टार्टर प्रेफर्ड फॉर कंपाउंड मोटर। और जबकि आपका 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है वो कंपाउंड मोटर के लिए प्रेफर्ड किया जाता है। ठीक, आप ऐसा समझिए। अब देखिए आप सबके सामने है फ्रेंड्स 3 पॉइंट स्टार्टर और आगे क्या है 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर है तो 3 पॉइंट कहते हैं इसको इस वजह से क्योंकि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। ठीक, ये आपका एक इधर पॉइंट एक दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो पहले तो आप डायग्राम एकदम अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिए। तो एक एक पहले पार्ट आप देखिए, ये OLR है, इसका पूरा नाम होता है ओवरलोड रिले। ठीक है, और यहाँ पे कॉइल LPT होती है, एक मैग्नेटिज्म का काम करता है। और ये आपका स्प्रिंग है और यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन लगा होता है। ये आपका मूविंग आर्म है और ये ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये टैपिंग की गई हुई है। ये ब्रास का स्लाइडिंग बार है। ठीक है, और ये आपका NVC कॉइल है। NVC कॉइल को नो वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं या फिर इसको होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं, फिर इसको होल्डिंग मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और OLR है ओवरलोड रिले, मतलब यही चीज़ है। और ये आप सभी का मोटर जुड़ा हुआ है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, बैक EMF और ये सप्लाई है इधर से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा इसका जो भी पार्ट है वो आप समझ चुके होंगे। अब रही बात कॉन्सेप्ट बताने की, तो देखिए फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट मैंने लिखा नहीं है, अपने भाषा में बताएंगे, एकदम समझाएंगे एकदम विस्तार पूर्वक। बस थोड़ी सी बात एकदम पेशेंस से सुनिएगा। अगर एक समझ जाएंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर आप समझ गए तो 4 पॉइंट स्टार्टर भी वही है, 2 पॉइंट स्टार्टर भी वही है। ठीक, तो देखिए होगा क्या, स्टार्टिंग में हम लोग क्या होता है कि जो स्टार्टर होता है वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है, मतलब हस्तचलित होता है। तो स्टार्टिंग में इसको हम लोग पहले ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट कैसे करेंगे, तो पहले आप ये समझिए स्टार्टर होता क्या है। ये स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। स्टार्टिंग करंट को लिमिट कैसे करता है, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को ऐड करके इसके आर्मेचर के सीरीज वाइंडिंग में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है आर्मेचर, ये पूरा मोटर, ये है आर्मेचर, इसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस ऐड किए हैं इसके सीरीज में। ठीक, अब होगा क्या स्टार्टिंग में, आप देख रहे हैं सप्लाई मैंने दिया हूँ, ये OLRs होते हुए सप्लाई यहाँ से मूविंग आयरन्स होते हुए तो मैंने पहले यहाँ पे रहता है, इसको मैं मैनुअली अपने लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो हो गया क्या, इस पॉइंट पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सप्लाई मैंने दे दिया। अब देखिए आप करंट देखिए ऐसे जाएगा और ये हाई रेजिस्टेंस के पाथ से होकर के जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो ये जाएगा। ठीक, हाई रेजिस्टेंस के पास से जाएगा और ये आर्मेचर के होते हुए करंट चला जाएगा। तो अपने लोग का टारगेट क्या था स्टार्टर यूज लगाने का, हाई रेजिस्टेंस पाथ देना। तो हाई रेजिस्टेंस पाथ मिला ना, तो मैंने मैनुअली ऑपरेट किया, यहाँ पे कनेक्ट करा दिया और जो करंट अब जाएगी वो हाई रेजिस्टेंस के पास से होकर के जाएगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई।
अब आगे देखिए OLR और ये सब NVC कॉइल का यूज कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए इस कंडीशन में बहुत कम करंट इधर से जाएगी और वही हमारी ज़रूरत है कि स्टार्टिंग में आर्मेचर को कम ही करंट मिले, नहीं तो अगर एकाएक बहुत ज़्यादा करंट मिलेगी तो आर्मेचर जल भी सकता है और इसकी स्पीड एकाएक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी खतरनाक है। ठीक, या शाफ्ट वगैरह टूट सकता है। अभी यार अभी स्थिर है, एकाएक किसी चीज़ को तुम नचा दोगे तो वो टूट नहीं जाएगा, टूट भी सकता है। ठीक, तो अपने लोग का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है कि स्टार्टिंग में स्टार्टर को कम करंट मिलना, तो मैंने स्टार्टर इसको कनेक्ट कराया यहाँ से, हाई रेजिस्टेंस पाथ यहाँ पे है तो इधर बहुत कम करंट जाएगी। जो ज़्यादातर करंट जाएगी वो इधर से होते हुए NVC या फिर होल्डिंग कॉइल से करंट जाएगी। ठीक, जब होल्डिंग कॉइल से करंट जाएगी तो यहाँ पे ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनेगी, मैग्नेटिज्म बनेगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो उसके कारण मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। तो इस पूरे कॉइल को आप लोग होल्डिंग मैग्नेट भी बोल देते हैं। तो अब ये करेगा क्या, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है, तो मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऑपरेशन चलता रहेगा कुछ समय बाद इसको अट्रैक्ट करते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा कि लास्ट में जब ये रनिंग कंडीशन में हो जाएगा तो ये डायरेक्ट सारी करंट ये अट्रैक्ट होते हुए स्लाइडिंग बार्स होते हुए ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो सारी करंट इधर से होकर के जाने लगेगी। अब ये जो अभी ये वाली कॉइल थी, अब इससे बहुत कम करंट जाएगी, क्योंकि अब ये यहाँ अगर यही चीज़ ये पूरा यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी तब ये सारा करंट इधर से जाने लगे, क्योंकि ये अभी ज़्यादा रेजिस्टेंस तो रह नहीं गया। अब सारी रेजिस्टेंस किसको मिलने लगेगा, जो NVC, ये देखिए आप ये वायर जो गया था अब इसको सारा रेजिस्टेंस मिलने लगेगा, मतलब अब इधर कम करंट जाने लगेगा। ठीक, इतना फंडा समझ में आया। और देखिए NVC करता क्या है, इस मूविंग आर्म को होल्ड करने का काम करता है, मतलब इसको रोके रहने का, मतलब इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है और ये इसको पकड़े रहने का काम करता है। अगर नहीं पकड़ेगा, इसको छोड़ देगा तो इसका कनेक्शन जो है ये हट जाएगा। ये देखिए ऐसे कनेक्ट नहीं रहता, ये इससे डिसकनेक्ट रहता है। ठीक, तो ये काम क्या करता है, होल्डिंग कॉइल इसको पकड़े, अपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के कारण इस मूविंग आर्म को पकड़े रहने का काम करता है। इस स्लाइडिंग जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये रेजिस्टेंस जो वायर है इससे कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब अपने ये खींचे रहता है इसके आयरन सॉफ्ट को। ठीक, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको OLR नहीं समझ में आ रहा होगा, तो OLR का फ्रेंड्स बस इतना ही यूज है कि आपका ओवरलोड रिले, जैसा कि इसका नाम है ओवरलोड रिले, मतलब जब आपकी बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा इधर आर्मेचर में या फिर मोटर पर तो बहुत ज़्यादा करंट जाने लगेगी। जब बहुत ज़्यादा करंट जाने लगेगी तो यहाँ पे हीटिंग होगा, तो जब हीटिंग होगा OLR में तो देखिए करेगा क्या, जब ये हीटिंग होगा OLR में यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट गई तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनेगी। अब ये मैग्नेटिज्म में क्या करेगा, ये नीचे जो है ये आयरन बार है तो इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऊपर। जब ये ऊपर अट्रैक्ट करेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, सट जाएगा, ये जा करके इससे सट जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक, इससे सट जाएगा। ठीक, तो जब सट जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो आप देखिए जब NVC के क्रॉस या फिर होल्डिंग मैग्नेट के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गए तो जनरेटर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और आप सभी का जो ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा तो यही मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इस सॉफ्ट आयरन को पकड़े हुए था, अब ये इसको छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आकर के इधर रुकेगा, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ, ओवरलोड के कंडीशन में डिस्कनेक्ट हो गया तो मतलब आपका मोटर वगैरह सेफ रह गया। ठीक, तो OLR प्रोटेक्शन के उद्देश्य से यूज किया जाता है। बाकी NVC या फिर होल्डिंग कॉइल ये सॉफ्ट आयरन को होल्ड करने का काम करता है। ठीक, तो ये पूरा इसका रहा मैग्नेटिज्म 3 पॉइंट स्टार्टर का। तो प्रॉब्लम वाली बात ये है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में डिसएडवांटेज क्या है, क्या डिसएडवांटेज था कि हम 4 पॉइंट स्टार्टर के यूज किए थे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स डिसएडवांटेज बस यही है कि मैंने क्या बोला था कि ये सारी स्टार्टिंग में बहुत कम करंट इधर से जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से जाएगा। ठीक है, तब तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ में बना था, लेकिन क्या हुआ तब इसको एक खींचते 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 यहाँ तक खींच गया। अब हुआ क्या, अब जब यहाँ तक आ गया तो सारी करंट अब इधर से जाने लगी, बहुत कम करंट इधर से जाने लगी, मतलब ये इस कॉइल से, मतलब होल्डिंग कॉइल से या फिर NVC कॉइल से। तब मैग्नेटिज्म अब कम बनेगा, मतलब मैग्नेटिज्म कम कैसे बनेगा, कम करंट आएगी तो कम फ्लक्स जनरेट होगा, जब कम फ्लक्स जनरेट होगा तो कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनेगी। तब जब इसका चुंबकत्व तो थोड़ा मतलब कम हो गया रनिंग कंडीशन में, तो ये करता क्या है ना
कि जब चुम्बकत्व तो कम तो इसको छोड़ देता है एकाएक, मतलब कभी कभी छोड़ देता है, फिर कभी कभी इधर मतलब भेज देता है, मतलब फिर इधर आता है, फिर इसको इधर खींचता है, फिर यहाँ पे आने के बाद सारी करंट इधर से जाने लगती है, बहुत कम करंट इधर से जाती है। जब बहुत कम करंट आती है तो बहुत कम फ्लक्स जनरेट होता है, बहुत कम फ्लक्स जनरेट होता है तो मैग्नेटिज्म यहाँ पे बहुत कम बनता है, तो फिर इसको इधर भेज देता है मतलब। और जब फिर इधर आता है तो बहुत कम करंट इधर से जाती है, बहुत ज़्यादा करंट इधर से जाने लगती है, तो फिर मैग्नेटिज्म ज़्यादा बन जाता है, तो फिर इसको इधर खींचता है। तो ये ऐसे खींचता छोड़ता रहता है, कभी कभी तो छोड़ भी देता है पूरा। तो ये डिसएडवांटेज है इसका, समझ रहे हैं नहीं। इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर क्या करता है कि इसको जब यहाँ पे आता है तो उसको एकदम फिक्स कर देता है, मतलब उसको पकड़े रहता है, उसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसको बरकरार किए रहता है। एक पॉइंट हम लोग और लगाते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो यही डिफरेंट है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का। डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। और क्या डिसएडवांटेज है 3 पॉइंट स्टार्टर में फ्रेंड्स? यही डिसएडवांटेज है कि ये रनिंग कंडीशन में इसके सॉफ्ट आयरन या फिर मूविंग आर्म को छोड़ देता है, मतलब इधर जाता है फिर इधर खींचता है, फिर कभी कभी छोड़ भी देता है। और क्यों छोड़ता है? क्योंकि इधर करंट कम आने लगती है रनिंग कंडीशन में और मैग्नेटिज्म कम बढ़ने लगता है। तो इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर क्या काम करता है कि रनिंग कंडीशन में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को बरकरार रखता है, मतलब कांस्टेंट रखता है, और इसको इसके मूविंग आर्म को पकड़े रहने का काम करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट 3 पॉइंट स्टार्टर का। और 4 पॉइंट स्टार्टर भी आप समझ चुके होंगे, ठीक। तो अपने किताब में देख लीजिएगा। और रही बात 2 पॉइंट स्टार्टर का, 2 पॉइंट स्टार्टर का जब 3 पॉइंट स्टार्टर आप समझ गए तो 2 पॉइंट स्टार्टर की क्या औकात है इसको भी आप समझ जाएंगे। ये रहा सप्लाई, ये रहा OLR, ये रहा NVC, और ये रहा, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर दिया मैंने, एक मूविंग आयरन हैंडल वगैरह, और यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन ये लगा हुआ है, ये मूविंग आर्म है, ये हैंडल है, ये OLR है। यहाँ पे मैंने सप्लाई दे रखा है, ठीक। और ये आप सभी का सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ से कनेक्ट हुआ है, यहाँ से NVC मतलब नो वोल्टेज कॉइल से, और ये मोटर से होते हुए इधर से इधर चला गया, ठीक। 2 पॉइंट स्टार्टर विथ नो वोल्टेज, नो वोल्ट रिलीज एंड नो लोड रिलीज। छोड़िए, यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ से करंट जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, इसके हैंडल को हम लोग टच कराते हैं इसके रेजिस्टेंस से, ठीक। तो स्टार्टिंग हमारा यही टारगेट होता है कि आर्मेचर जो है या फिर मोटर वो हाई रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करे और करंट कम आए, जिसकी वजह से ताकि आपका ये जो मोटर है वो सेफ रहे, मतलब जले ना, और इसकी स्पीड जो है और नॉर्मली धीरे धीरे बढ़े। तो स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस का देखिए पाथ प्रोवाइड करेगा, और ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा आयरन सॉफ्ट को। धीरे धीरे जब रनिंग कंडीशन होते हुए जितना भी ये मतलब जितना समय बीतेगा, मतलब स्टार्टिंग से रनिंग की तरफ जितना जाएगा, ये इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उतनी मजबूत होगी और उसको धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, लास्ट में ऐसा आता है कि 4 पॉइंट पे चला आता है, और पूरी करंट डायरेक्ट टू डायरेक्ट, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस, अब देखिए सारा रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो गया डायरेक्ट। यहाँ अगर ये चीज़ यहाँ पे आ गई तो सारी करंट NVC से होते हुए इधर से होते हुए चली जाएगी, ठीक। ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट इसका। अब रही बात OLR का, OLR तो मैंने समझा दिया था। OLR क्या करेगा, ओवरलोड रिले इसका नाम होता है। तो ओवरलोड रिले क्या करेगा, जब कभी लोड बहुत ज़्यादा हो गया तो करंट बहुत ज़्यादा जाने लगेगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, तो इस आयरन सॉफ्ट को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो ये जो पूरा कनेक्शन है इसको टच कर लेगा। जब टच कर लेगा तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है शॉर्ट सर्किट की वजह से वो 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सभी का मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक। तो ये मूविंग आर्म को छोड़ देगा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अपना प्रोटेक्ट हो गया ना। ओवरलोड हुआ, मतलब करंट बहुत ज़्यादा जा रहे थे जिसकी वजह से मोटर जल जाता। तो जब ये इसका शॉर्ट सर्किट हो, मतलब देखिए OLR मैग्नेटिज्म ज़्यादा करंट जाने लगा तो इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया, ये इसको शॉर्ट सर्किट किया। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, सभी जानते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, तो इसको आयरन आर्म को छोड़ देगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका मोटर सेफ हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने तो कुछ लिखे नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स अपने तरफ से कॉन्सेप्ट समझाने की, बात बता रही। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यार थ्योरी तो अपने आप लिख सकते हैं, किसी भी बुक से देख सकते हैं, अपने क्वांटम से देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक सारा खत्म हुआ फ्रेंड्स। आपके लिए देख मैं इतना मेहनत किया, स्टार्टर भी खत्म हुआ, 2 पॉइंट भी खत्म हुआ, 3 पॉइंट भी खत्म हुआ, 4 पॉइंट भी खत्म हुआ। तो 4 पॉइंट का मैंने यहाँ पे डायग्राम वगैरह नहीं बनाया था। 4 पॉइंट एकदम ईजी है, जो 3 पॉइंट है वही 4 पॉइंट है। बस जो 3 पॉइंट का डिसएडवांटेज था वही दूर करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट का यूज करते थे बस, और बाकी सारा कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट में फिर यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अपने कल के लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखिए हम क्या क्या बताने वाले हैं वो अभी बता देते हैं। वो पूरा कंक्लूजन बताएंगे, ठीक है। कंक्लूजन मतलब डीसी शंट मोटर का यूज़ कहाँ करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड का कहाँ करते हैं, और ये डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज़ कहाँ करते हैं। उसके बाद डीसी सीरीज मोटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, पूरा कंक्लूजन बताएंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बताने वाले हैं हॉपकिंसन टेस्ट, मतलब टेस्टिंग, मतलब आने वाले लेक्चर में टेस्टिंग चलेगा। टेस्टिंग में हॉपकिंसन टेस्ट, ब्रेक टेस्ट और डायरेक्ट, मतलब सॉरी आप ऐसे समझिए कि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में टेस्टिंग चलेगी। टेस्टिंग में आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड होता है टेस्टिंग का, इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में ब्रेक टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट मेथड में हॉपकिंसन टेस्ट और स्विनबर्गन टेस्ट होता है। तो स्विनबर्गन टेस्ट को डिटेल्स में समझाएंगे, हॉपकिंसन टेस्ट को भी डिटेल्स में समझाएंगे, उसके साथ साथ ब्रेक टेस्ट को भी समझाएंगे, और आप सभी का फील्ड टेस्ट एक होता है उसको भी समझाएंगे, ठीक। तो 4-5 टॉपिक है, और 4-5 टॉपिक अपने आप में अच्छे टॉपिक है यार, लोग को पढ़ाने में 1-1 घंटे निकल जाते हैं। तो हम देखिए फ्रेंड्स, आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से 1-1 घंटे में 5-5, 6-6, 8-8 टॉपिक को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मेहनत को समझिए और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूं और आप सबके लिए जैसे भी मेहनत कर रहा हूं ऐसे ही मेहनत करता रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हॉपकिंसन टेस्ट वगैरह आप सबके सामने ये डायग्राम है, तो आने वाले लेक्चर में डिटेल्स में समझाएंगे। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, विश्वास रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना है, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तो ठीक है फ्रेंड, आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू।